हेलो दोस्तों, नमस्कार। साक्ष्य अधिनियम में आज हम चर्चा करेंगे सेक्शन 32 के बारे में, जो बताती है मृत्युकालीन कथन के बारे में कि मृत्युकालीन कथन क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन क्या है और इसकी साक्ष्य के रूप में इसकी क्या वैल्यू है, किस प्रकार इसको लिखा जाता है, कौन लिख सकता है, कौन लिखवा सकता है, क्या भाषा डिसाइड है, क्या इसका कोई प्रारूप भी है। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उन सारे प्रश्नों के बारे में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जितना भी सेक्शन 32 के बारे में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, इस तरह प्रयास करेंगे इसे कि पूरा समझने की। सेक्शन 32 बताती है कि ऐसे व्यक्तियों के कथन, सेक्शन 32 में ये बताया गया है कि ऐसे व्यक्तियों के कथन जो मर गया है, नंबर पहली कंडीशन ऐसी कि या तो वो मर गया है या मिल नहीं सकता, या तीसरी बात बताई गई है कि साक्ष्य देने के काबिल नहीं रहा है, या फिर न्यायालय को ऐसा लगता है कि उसको बुलाने में बहुत ही ज्यादा टाइम और ज्यादा खर्चा होगा, तो उन व्यक्तियों के पूर्व के कथन है वो रिलेवेंट मान लिए जाते हैं। ये सेक्शन 32 बताती है। इस सेक्शन को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि किस चीज से संबंधित जो कथन अगर उस व्यक्ति के मरने से पहले अगर जिस प्रकार वो कथन करे गए हैं वो रिलेवेंट माने जाते हैं सेक्शन 32 के अंदर। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं सेक्शन 32 की पार्ट ए के अंदर बताया गया है मृत्यु के संबंध में कारण। उसमें बताया गया है कि जब यह बयान मृत्यु के कारण से संबंधित है तो उसकी क्या वैल्यू रहेगी, किस प्रकार। इसमें बताया है कि कोई व्यक्ति जो मरने से पूर्व ऐसा कोई कथन करता है अपने मृत्यु के कारण के संबंध में, और जिस कथन की वजह से उसका मृत्यु का जो कारण है बिल्कुल स्पष्ट हो सके, तो उसका वो किया हुआ जो कथन है वो बिल्कुल रिलीवेंट है, वो उसका कथन मृत्युकालीन कथन कहलाएगा। अपनी मृत्यु के संबंध में उसने जो कथन किया है और वो बिल्कुल कोर्ट के अंदर करा होगा, उस बेस पे जो जिसने उसके साथ अपराध किया है उस अपराधी को सजा दी जा सकती है मृत्युकालीन कथन की। अब बात करते हैं इससे को समझने से पहले कि जो मृत्युकालीन कथन है वो क्यों सुसंगत माना जाता है, इतनी वैल्यू उसको क्यों दी जाती है, उसकी वजह क्या है। मूल रूप से अगर हम सीधे तौर पे बात करें तो कोर्ट भी जो है अपनी जो सिचुएशन, जो हम जो सामाजिक जीवन में जो चीजें हम समझते हैं उन चीजों को कोर्ट भी मानता है, और उसी बेस पे जो है डाइंग डिक्लेरेशन काम करता है कि ये भी आधार माना जाता है कि नो वन डाई विद ए लाई, मतलब कोई जो व्यक्ति है वो झूठ के साथ नहीं मरना चाहेगा। जब वो मर रहा है उस समय उसके मुंह पे सत्य विराजमान होता है, वो झूठ नहीं बोलता। ऐसा माना जाता है कि जो कोई व्यक्ति मर रहा है वो व्यक्ति अपने बनाने वाले से झूठ के साथ नहीं मिलना चाहता। तो ये आधार माने जाते हैं मृत्युकालीन कथन को सत्य मानने के पीछे। ये तो आधार हैं बेसिक तौर पे, इस बेस पे मृत्युकालीन कथन काम करता है। लेकिन अगर हम बात करें कानूनी भाषा की, तो कानूनी भाषा में अगर पूछा जाता है कि मृत्युकालीन कथन क्यों रिलेवेंट माना जाता है, तो उसका आंसर हालांकि हम ये नहीं देंगे कि नो वन कैन डाई विद ए लाई, नहीं, उसका आंसर यही रहेगा कि वो व्यक्ति इस समय साक्ष्य देने के लिए अवेलेबल नहीं हो सकता, साक्ष्य देने के लिए उस व्यक्ति को नहीं बुलाया जा सकता। इस वजह से उस व्यक्ति का जो पूर्व कथन है वो मृत्युकालीन कथन रिलेवेंट माना जाता है। ये तो बात हुई इस कथन जो मृत्युकालीन कथन है उसको सुसंगत मानने के पीछे ऐसा क्यों है। अब बात करें कि सबसे पहले चलो प्रारूप से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि मृत्युकालीन कथन कौन लिख सकता है। अब जनरली इसके बारे में जो लोग हैं, सब लोगों की ऐसी धारणा है कि ज्यादातर मजिस्ट्रेट लिखता है वही मृत्युकालीन कथन होता है, या फिर डॉक्टर लिखता है वो उसको मृत्युकालीन कथन माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मृत्युकालीन कथन जो है ऐसा नहीं है कि वो जो लिखित रूप में है वही मृत्युकालीन कथन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मृत्युकालीन कथन जो व्यक्ति ने चाहे लिखा हो, बोला हो, पहले उसी रूप में लिखित में मौखिक में कैसे भी है वो मृत्युकालीन कथन हो सकता है जो मृत्यु के कारण से संबंधित है। इसमें लिखने का कोई वो पर्टिकुलर वो क्राइटेरिया नहीं है कि मजिस्ट्रेट ही लिखेगा, डॉक्टर भी लिखेगा, कोई भी लिख सकता है, पुलिस अफसर लिख सकता है, पुलिस अफसर नहीं कोई और अन्य व्यक्ति भी, उसको भी दिया गया जो कथन है वो मृत्युकालीन कथन होता है, लिख सकता है। लेकिन इसकी एविडेंशियरी वैल्यू पे थोड़ा फर्क पड़ जाता है कि किसने लिखा है। एक मजिस्ट्रेट ने लिखा है, एक डॉक्टर ने लिखा है, एक पुलिस अफसर ने लिखा है, एक अन्य व्यक्ति ने लिखा है, तो सबकी अपनी अपनी एविडेंशियरी वैल्यू में फर्क है। एक जो मजिस्ट्रेट ने लिखा हुआ है उसकी जो सबसे बेस्ट माना जाता है
कि अगर मजिस्ट्रेट जो अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट ने प्रॉपर तौर पे उसको अच्छी तरह से प्रश्न उत्तर के फॉर्म में इस प्रकार जो लिख रखा है उससे बेहतरीन साक्ष्य नहीं माना जाता कोई और। तो लिख कोई भी सकता है, लेकिन एविडेंशियल वैल्यू का थोड़ा फर्क पड़ जाता है। अगर अन्यतर किसी पुलिस अफसर ने या किसी अन्य व्यक्ति ने लिख रखा है तो उसको प्रूफ करने के लिए कुछ और साक्ष्य की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन जो मजिस्ट्रेट ने लिखा है, डॉक्टर वगैरह ने लिखा है, उनको साक्ष्य में ज्यादा वैल्यू दी जाती है। तो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कौन लिख सकता है, कोई भी लिख सकता है, सिंपल सी बात ये है। बस फर्क इतना है कि उसकी साक्ष्य में वैल्यू कम हो जाती है, जिसने लिखा है उसी के हिसाब से। अब बात करें हम प्रारूप की, या फिर कि किस प्रकार लिखा जाना चाहिए जो डाइंग डिक्लेरेशन है, इसका क्या प्रारूप होना चाहिए। तो कोर्ट के अंदर जो बात करें तो कानून की नजरों में ऐसा कोई प्रारूप नहीं है जिस प्रारूप के अंदर डाइंग डिक्लेरेशन लिखा जाना चाहिए। बस सीधी सी बात यही करता है कोर्ट की उसके द्वारा ये इंगित हो जाना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, साक्ष्य के रूप में उसको उपयोग किया जा सके, वो सारी बातें आ जाए, वो डाइंग डिक्लेरेशन का वही प्रारूप बेहतर होता है। हालांकि मानता है कोर्ट कि यदि क्वेश्चन आंसर के रूप में अच्छे से जो लिखा गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा तो वो बेहतरीन साक्ष्य है, लेकिन ऐसा कोई प्रारूप वो फिक्स नहीं है कि ऐसा ही किया जाना चाहिए। अगर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में अगर नहीं लिखा गया तो वो ग्राह्य नहीं होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो इसका कोई पर्टिकुलर प्रारूप नहीं है, किसी भी रूप में लिखा जा सकता है। बेहतरीन इसमें यही माना जाता है कि यदि जिस व्यक्ति ने जैसा बताया है वर्णनात्मक रूप में उसी हिसाब से उसी की भाषा में अगर लिखा गया है तो वो अच्छा होगा, क्योंकि उससे वो व्यक्ति क्या कहना चाहता है, क्या वो उसने महसूस किया, वो सब चीज उसने पता चल सकती है, तो उसको बेहतरीन माना जाता है। लेकिन ऐसा कोई डिसाइड नहीं है कि एक पर्टिकुलर परफॉर्मा है उसी में डाइंग डिक्लेरेशन लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें भाषा की कि किस भाषा में लिखा जाना चाहिए। इसके लिए ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसको हिंदी, इंग्लिश या कोई भी पर्टिकुलर भाषा में लिखा जाए, ऐसा कोई रूल नहीं है। जो भी भाषा में जो व्यक्ति बता रहा है उसी भाषा में अगर लिखा गया, या फिर उस व्यक्ति ने मान लीजिए कोई भाषा बता रहा है, कोई मलयालम, कोई बंगाली, तमिल, कोई ऐसी भाषा में वो बोलने वाला है और लिखने वाला डॉक्टर इंग्लिश में लिख रहा है, तो अगर उसके अंदर कोई दूसरा व्यक्ति जो उस भाषा को एक्सप्लेन करता रहे और वो इंग्लिश में लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जो जैसे उसने बताया है वैसा लिखा जाना चाहिए, भाषा का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि यदि ये जो मल्टीकालीन कथन है, डाइंग डिक्लेरेशन है, क्या इशारों में या फिर भाव भंगिमाओं के द्वारा भी किया जा सकता है, ऐसा भी है या नहीं है। इसके अंदर भी एक इम्पोर्टेंट जजमेंट था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें एक केस था जिसमें जो अभियुक्त व्यक्ति था उसने एक लेडीज थी, उसकी गर्दन काट दी थी, गला काट दिया था। अब इतना काट दिया था कि वो बोल नहीं पा रही थी। अब इस स्थिति में उसने क्या किया, जो अपना विक्टिम जो अपराधी था उसको इशारे से पहचान लिया था, इशारे से बता दिया था। तो उसके द्वारा उस इशारे से उस व्यक्ति की पहचान किया जाना वो सुसंगत मान लिया गया था। वहां इलाहाबाद कोर्ट की जो बेंच थी उन्हें ये बताया था कि कोई व्यक्ति अगर जिसको क्षति पहुंची है, जो पीड़ित है, उसको चोट पहुंची है, उस वजह से वो बोल नहीं पा रहा है, और वो जो प्रॉपर तरीके से उससे जैसे क्वेश्चन किए गए और उसी क्वेश्चन के हिसाब से अगर भाव भंगिमाओं से जैसे गर्दन हिला के ऐसे इशारों से या फिर हाथ से अगर वो अपराधी की पहचान कर लेता है तो उसका वो मृत्युकालीन कथन मान लिया जाएगा। तो भाव भंगिमाओं से या फिर इशारों के द्वारा भी मृत्युकालीन कथन लिखा जा सकता है, ये डिक्लेयर करती है सेक्शन 32 बताती है इसमें। अब नेक्स्ट बात करें कि जो डाइंग डिक्लेरेशन लिखा जा रहा है, जो व्यक्ति लिखवा रहा है, वो व्यक्ति अपना जो पूरा स्टेटमेंट करने से पहले ही मर जाता है, तो क्या वैल्यू रहेगी, उसकी क्या स्थिति होगी। तो उस मामले में वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना जाता है, क्यों यदि वो अपराध के बारे में क्या घटा, अपराधी के बारे में या पूरी डिटेल में नहीं बता पाया है, तो उसकी अधूरी बात को डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अब बात चल रही है डाइंग डिक्लेरेशन की, और डाइंग डिक्लेरेशन कब होगा कि व्यक्ति कथन करने के बाद मर गया हो। अब व्यक्ति मर गया, अगर व्यक्ति नहीं मरा तो क्या वो उसका डाइंग डिक्लेरेशन होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को ऐसी भयंकर चोट लगी, उसमें ये क्लियर लग रहा है
कोर्ट वहां जज को भी प्लस डॉक्टर को भी कि हाँ इस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, और उससे बयान लिया जाता है उसकी मृत्यु के संबंध में, और अच्छी किस्मत थी वो व्यक्ति बच जाता है, नहीं मरता है, तो क्या उसका बयान डाइंग डिक्लेरेशन होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। उसका वो बयान है वो नॉर्मल बयान की तरह ही होगा, जैसे कि पुलिस के सामने जो बयान दिए जाते हैं 161 के बयान, उसी प्रकार उसकी वैल्यू रहेगी, वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना जाएगा। अब एक और क्वेश्चन आता है, क्या एफआईआर को डाइंग डिक्लेरेशन माने जा सकता है? किसी व्यक्ति ने एफआईआर करवाई है, क्या एफआईआर को भी मृत्युकालीन कथन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका भी आंसर है हाँ। हाँ कैसे? कि कोई व्यक्ति जो कि एफआईआर करवाने आया और एफआईआर लॉन्च हुई, एफआईआर लॉन्च होने के साथ ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय जो एफआईआर में जो लिखा गया वो एफआईआर को भी डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब ये तो बात हो गई अपनी डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, कैसे है, क्या प्रारूप है, क्या भाषा है, किस प्रकार से। अब इसमें और बात अगर हम करें तो अब क्या इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है? जो मृत्युकालीन कथन है इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। जो मृत्युकालीन कथन है उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, इसके संबंध में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था, KR रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इस केस के अंदर कोर्ट ने बताया था कि किस प्रकार से इस जो मृत्युकालीन कथन है इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है और क्या क्या सावधानियां इसमें बरतनी चाहिए न्यायालयों को। कोर्ट ने इसमें कहा था इस बात में कोई शक नहीं है कि जो मृत्युकालीन कथन है, डाइंग डिक्लेरेशन है, वो सेक्शन 32 साक्ष्य अधिनियम में गरा है, बिल्कुल गरा है, लेकिन ये जो कथन है वो शपथ पे नहीं लिए जाते और ना ही इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन का कोई अवसर मिलता है। इसलिए जो न्यायालय है उनको बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण करना चाहिए, इस संबंध में पूरी तरह न्यायालयों को सूक्ष्म निरीक्षण करना चाहिए और यह भरोसा कर लेना चाहिए न्यायालय को कि जो मृतक व्यक्ति है ऐसा कथन करते समय उसकी मानसिक स्थिति क्या ठीक थी और बिना किसी दबाव के कोई कथन उसने किया था। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उस जो मृतक व्यक्ति है उस व्यक्ति को, अपराधी को पहचानने का पूरा अवसर मिला था या नहीं मिला था। इस तरह पूरी तरह, और जो व्यक्ति मृतक है उसके मन पे किसी प्रकार का किसी अन्य व्यक्ति का प्रभाव तो नहीं था, वो किसी दबाव में तो नहीं था या उसके मन में किसी प्रकार की कोई कड़वाहट तो नहीं थी। ये पूरी चीजें कोर्ट को पहले क्लैरिफाई करनी चाहिए, बिल्कुल संतुष्टि कर लेनी चाहिए। और ये सब चीजें करने के बाद यदि एक बार कोर्ट न्यायालय इसमें संतुष्ट हो जाता है कि ये बिल्कुल ठीक है, ये मृत्युकालीन बिल्कुल सत्य है, तो वो जो मृत्युकालीन कथन है दोष सिद्धि के लिए बिना संपोषण के, मतलब और किसी साक्ष्य के दोष सिद्धि का पूरा आधार बनाया जा सकता है। तो इसकी साक्ष्य के में अंदर वैल्यू पूरी है मृत्युकालीन कथन की कि मृत्युकालीन कथन के आधार पर भी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम कि जो मृत्युकालीन कथन है कब गरा होगा, क्या अब मृत्युकालीन कथन जो है कब गरा होंगे, इसके संबंध में न्यायालय ने निर्देश दिए थे। खुशहाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, इस केस में न्यायालय ने ये निर्देश दिए थे कि किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए मृत्युकालीन कथन की ग्राह्यता को और बेहतर बनाने के लिए, उन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले कोर्ट ने इसमें बताया था कि कानून का ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं है, कोई ऐसा नियम नहीं है कानून के अंदर जो कि मृत्युकालीन कथन को बिना किसी संपोषण के, बिना किसी और आधार के दोष सिद्धि का आधार नहीं बनाता हो, ये क्लियर कर दिया था। दूसरी बात इसमें बोली थी कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है और जो भी कोई साक्ष्य है जिससे कि किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जा सकता है उससे कमजोर नहीं है, उसके समान वैल्यू रखता है। तीसरी बात इसमें बताई थी कि जो डाइंग डिक्लेरेशन की जो वैल्यू है प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सब मामलों में सेम स्थिति डाइंग डिक्लेरेशन की हो, परिस्थितियों अनुसार उसकी ग्राह्यता की वैल्यू क्या है, भिन्न हो सकती है। चौथा इसमें बताया था कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो जो अन्य जो भी साक्ष्य हैं उसी की तरह ही वो अपना महत्व रखता है। पांचवा इसमें बताया गया न्यायालय ने कि कोई कथन जो कि सक्षम मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, प्रॉपर प्रश्न उत्तर के फॉर्म में रिकॉर्ड किया गया है अच्छी तरह से, और उस व्यक्ति ने जो बताया वो अच्छी तरह से अगर रिकॉर्ड किया गया है तो उससे बेहतरीन साक्ष्य नहीं माना जा सकता।
छठा इसमें ये बात बताई गई है कि प्रत्येक न्यायालयों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो डाइंग डिक्लेरेशन जो रिकॉर्ड हुआ वो अति शीघ्र रिकॉर्ड होना चाहिए। उस व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई अन्य व्यक्ति से कोचिंग देने का, पढ़ाने लिखाने का मौका नहीं मिला हो, इस चीज का भी ध्यान दे लेना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा मौका मिल गया तो हो सकता है उसमें वो जो बात जो बताना चाह रहा हो उसमें मॉडिफिकेशन हो गया हो। तो इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि अति शीघ्र ऐसा काम हो जाना चाहिए। सातवां इसमें बताता है कि अगर अपराध रात्रि के समय घटित हुआ है तो क्या वहां पर्याप्त रोशनी थी, उस व्यक्ति को, अपराधी को पहचानने का मौका था या नहीं था, इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। और आठवां इसमें बताया था कि जो व्यक्ति है उसकी मानसिक स्थिति किस प्रकार की है, क्या वो जो पूरी घटना घटी उसको याद रख सकता था, नहीं रख सकता था, क्या उसने अच्छे से बताया, नहीं बताया, या फिर वो व्यक्ति बात चेंज कर रहा है बार बार, अगर अपनी बात पे नहीं टिका पा रहा है तो उसकी जो है वैल्यू डाउन हो जाती है, मृत्युकालीन कथन के तौर पे उसकी विश्वसनीयता कम हो जाती है। तो ये चीजों का इस केस के मामले में कोर्ट ने बताया था कि मृत्युकालीन कथन जो रिकॉर्ड किया गया है उसमें इन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों अपनी ये चीजें तो सारी हो गई मृत्युकालीन कथन के बारे में, ग्राह्यता कैसी है, प्रारूप क्या है, कौन लिख सकता है, कैसे लिख सकता है, क्या साक्ष्य में वैल्यू है, प्रत्येक क्वेश्चन को हमने जानने की पूरी कोशिश कर ली। अब इसमें सेक्शन के जो 8वां पार्ट है उनको भी हम ले लेते हैं साथ में ही। अब जो डाइंग डिक्लेरेशन है इसके बारे में हमने पढ़ लिया कि ये जो कथन है वो किन किन मामलों में सुसंगत होंगे। वो जो ये 8 मामले बताए गए इसके अंदर इससे संबंधित कोई मामला था, वो व्यक्ति करके इस प्रकार से वो मर गया, तो उसकी जो कथन है वो रिलेवेंट हो जाएंगे सेक्शन 32 में। इसके बारे में बताया गया है। तो पार्ट ए में तो सबसे पहले हमने पढ़ ही लिया कि जो व्यक्ति का मृत्यु के कारण से संबंधित है तो वो रिलेवेंट होगा। इसका एक काफी चर्चित एग्जांपल रहता है, वो एक कोई पकलानंद स्वामी वर्सेस एम्परर का केस था। उस मामले में जो पकलानंद स्वामी था उसने क्या किया, उसकी जो पत्नी थी उसने जो सम्राट जो दूसरा व्यक्ति था उस व्यक्ति से कुछ पैसे उधार ले रखे थे और उस पैसे की बाबत उससे कई बार उनके व्यवहार हो रखे थे। पैसे नहीं देने की कुछ ऐसा मामला चल रहा था, नहीं दे रहे थे, काफी टाइम निकल रहा था। उस स्थिति में एक बार जब उसकी जो पत्नी थी पकलानंद स्वामी की, उसने पैसे दिए हुए थे, उसने उस व्यक्ति को पत्र लिखा कि तुम कल आ जाओ, कौन सी जगह थी, बहरामपुर, उस जगह पे आप आ जाइए और अपने पैसे ब्याज सहित अपने लेके चले जाइए। और उस प्रकार का कोई लेटर लिखा, हालांकि उस पर कोई सिग्नेचर वगैरह नहीं किए थे उसने, लेकिन वो उसे पत्र लिख दिया। वो पत्र प्राप्त होने के बाद वो व्यक्ति अपनी पत्नी को ये बता के कि मैं पैसे लेने के लिए जा रहा हूँ, बहरामपुर जा रहा हूँ, और वो वहां से चला जाता है पैसे लेने के लिए। लेकिन 5-4 दिन के बाद में जब उस व्यक्ति की जो है लाश मिलती है 7 टुकड़ों में कटी हुई ट्रेन के एक बोगी के अंदर, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी को ये बताना कि मैं पैसे लेने के लिए वहां पे जा रहा हूं, तो वो कथन उसका मृत्युकालीन कथन माना गया और उसके आधार पे जो पकलानंद स्वामी था उसको मृत्युदंड तक दिया गया था। तो मृत्युकालीन कथन के संबंध में जो व्यक्ति ने अपने पहले कथन किए हैं वो रिलेवेंट होंगे, सुसंगत होंगे और पर्याप्त साक्ष्य होगा। दूसरी बात करते हैं कारोबार के अनुक्रम में किए गए हो। कोई जो कथन है जो कारोबार के सामान्य अनुक्रम के अंदर किया गया है और वो व्यक्ति मर गया है उसके बाद, तो उसके द्वारा वो किया गया कथन रिलेवेंट मान लिया जाएगा। इसमें 4 चीजें बताई गई है। पहला तो ये बताया गया है कि वो जो कथन है उस कारोबार के सामान्य अनुक्रम के अंदर किसी जो डायरी वगैरह, कोई कॉपी, कोई बुक वगैरह जो रखते हो उसके अंदर एंट्री की गई है, या फिर किसी व्यक्ति ने अपने कर्तव्य पालन में उसके अंदर कोई एंट्री की थी और उसके बाद वो मर गया, तो उसका वो जो किया गया कथन है वो रिलेवेंट माना जाएगा। दूसरी इसमें बात वो बताई गई है कि कोई मान लीजिए कोई धन लिया किसी व्यक्ति से, कोई चीज प्राप्त की, कोई और गुड्स वगैरह वो प्राप्त कर लिया है और किसी भी प्रकार की वस्तु प्राप्त करती है, तो उसको क्या है उसके बाबत रिसीव देते हैं, तो उसको रिलेवेंट मान लिया जाता है। जैसे जनरल वे में हम बात करें तो हमारे पास अगर कोई डाक वाला पार्सल लेके आता है तो पार्सल लेने के बाद हम उसके ऊपर सिग्नेचर करते हैं, डाक वाले को जो सिग्नेचर करके देते हैं, वो ही बात यही कह रहा है। इसका जो दूसरी बात वो बता रहा है कि इस प्रकार अगर किया गया है तो वो व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसका वो कथन भी रिलेवेंट मान लिया जाएगा। तीसरा बताया गया है कि जो व्यापार वाणिज्य के मामले में जनरल तौर पे कोई बिल वगैरह जो काटना है, जो जनरल प्रक्रिया होती है उसके वे में किया गया हो तो वो भी रिलेवेंट होगा। जैसे कि कोई व्यक्ति कुछ सामान लेके जाता है तो उसके साथ बिल्टी लेके जाता है, वो बिल्टी उसी हिसाब से कटी तो उसको रिलेवेंट माना जाता है।
चौथा इसमें बताया गया है कि कोई पत्थर वगैरह है जिसके ऊपर डेट डली हुई है और वो वही व्यक्ति करता था जो पर्टिकुलर डिसाइड है, और उसी व्यक्ति ने कोई किया हो और उसके बाद उसकी मृत्यु होती है, तो उसका वो कथन भी रिलेवेंट माना जाता है कारोबार के सामान्य अनुक्रम में। अब नेक्स्ट तीसरा बताया गया है 32C का, ये कहता है कि करने वाले के हित के विरुद्ध हो तो उसका कथन सुसंगत मान लिया जाएगा। ये बात ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है, इस वजह से मानी जाती है ये बात कि अपने हित के खिलाफ शायद ही कोई व्यक्ति बात करता होगा। तो इस प्रकार अगर किसी व्यक्ति ने बात कर रखी है और वो व्यक्ति मर गया तो वो बात उसकी रिलेवेंट मान ली जाएगी। जैसे किसी व्यक्ति ने अपनी डायरी के अंदर लिखा हुआ है कि मुझे ए नामक व्यक्ति ने 20,000 रुपए दे रखे, मुझे उसको देने हैं, तो वो बात उसकी रिलेवेंट मान ली जाएगी। अगर उसने लिख रखा है कि मुझे 2 लाख लेने हैं, वो नहीं माना जाएगा, लेकिन उसने अपने हित के विरुद्ध जो बात कर रखी है तो वो रिलेवेंट मानी जाएगी, सुसंगत मानी जाएगी। व्यक्ति मर गया तो उसके बाद इसके सबके अंदर वो कंडीशन होनी जरूरी है जो हमने 32 के अंदर शुरू में पढ़ी थी कि मर गया, डिसेबल हो गया, नहीं मिल सकता, या फिर कोर्ट ने जो सिस्टम कर रखा है कि ज्यादा खर्चा लगता है, तो वो चारों चीजें जब होगी एप्लीकेबल तभी ही उसका वो कथन रिलेवेंट होगा, वरना नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डी में। डी कहता है लोक अधिकार या रूढ़ी के बारे में साधारण हित के विषयों में कोई राय देता हो। कोई व्यक्ति जैसे कि लोक अधिकार या रूढ़ी के बारे में जो उसके बारे में पूरी तरह से जानता था और उसने अपनी मृत्यु से पूर्व इसके बारे में किसी प्रकार की राय दी हो, बोला हो, लिखा हो कहीं पे, वो बात रिलेवेंट होगी। वो तब होगी जब ये ऐसा मुद्दा उठा, मतलब इस बारे में कोई रूढ़ी के बारे में कोई विवाद हुआ, उससे पहले उसने कोई जो बात कह रही थी वो रिलेवेंट हो जाएगी। ये विवाद होने के बाद उसने कहा तो हो सकता है उसमें मॉडिफिकेशन हो जाए, वो रिलेवेंट नहीं मानी जाएगी। लेकिन विवाद से पहले किसी व्यक्ति ने ऐसा करा और वो मर गया तो उसकी वो बात है वो रिलेवेंट मान ली जाएगी। बात करते हैं ई की। ई कहता है नातीदारे की अस्तित्व के बारे में कोई अगर बात होती है, तो मान लीजिए कि किसी दत्तक ग्रहण के बारे में, क्या किसी शादी विवाह के बारे में, या खून का क्या रिश्ता है इसके बारे में, कोई व्यक्ति जो प्रॉपर उसके बारे में जानकारी रखता था और उस संबंध में, उस नातेदारी के संबंध में कोई विवाद है होने से पहले उसने कोई कथन किया, तो वो कथन इसमें रिलेवेंट मान लिया जाएगा। उसने मान लीजिए कहीं कोई बात होगी किसी शादी विवाह के बारे में कि क्या ए और बी की शादी हुई, तो उसके संबंध में जिसने पंडित ने उसकी शादी करवाई थी उसने ऐसा कुछ लिख रखा था कि इसकी शादी मान ले कि मैंने करवाई थी, तो वो बात उसकी रिलेवेंट हो जाएगी। वो पंडित मर गया तो उसके बाद। नेक्स्ट बात करते हैं एफ में। एफ कहता है पारिवारिक बातों से संबंधित विल या विलेख में किया गया हो। मतलब कोई यही बात जो दत्तक ग्रहण वाली और रकत से संबंधित ऐसा कोई मामला था, पारिवारिक बातों को लेकर कुछ विवाद बाद में होता है, उस विवाद से पहले उसके बारे में जानने वाले व्यक्ति ने कोई विल या किसी विलेख के अंदर ऐसी एंट्री कर रखी है तो वो सुसंगत मान ली जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं जी में। जी कहती है सेक्शन 13A के सम व्यवहार से संबंधित दस्तावेज में किया गया हो। सेक्शन 13 हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने रूढ़ी के बारे में या उसके अस्तित्व के बारे में, अधिकार के बारे में कोई बात है तो उसके संबंध में कोई विल या किसी विलेख में अगर उससे परिचित व्यक्ति ने कुछ विलेख कर रखा है और वो मर गया है तो उसकी बात रिलेवेंट हो जाएगी। नेक्स्ट एच है कुछ वैसे विशेष नहीं, ये कहता है कि कोई कई व्यक्तियों के द्वारा किया गया हो और प्रसंगत बात से संबंधित भावनाएं अभिव्यक्त करता हो। कोई एक ही बात जो कई व्यक्तियों ने कह रखी है और उस प्रसंग के बारे में कुछ समाधान उससे मिल रहा है तो वो बातें भी सुसंगत मान ली जाएगी, क्योंकि एक झूठ बोल सकता है, ज्यादा व्यक्ति नहीं बोल सकते। सेम विचारधारा अगर सबकी मिल रही है तो वो रिलेवेंट हो जाएगी। तो ये है दोस्तों अपनी सेक्शन 32। इसके बारे में हमने सारी चीजें पढ़ने का प्रयास किया है। फिर भी आपको कोई और कंफ्यूजन रह गया हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे की सेक्शनों को कवर करेंगे। मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।